हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का VVI क्वेश्चन, वो भी 2020 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, भौतिकी का प्रश्न ज़रूर पढ़ लेना, परीक्षा में हर साल पूछता है, हम आपको पहले ही लिख दिए हैं। आज डेट 3 नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पर आज देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें। आपके इस पूरे कमेंट का उत्तर मैं देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। भौतिकी विज्ञान का क्वेश्चन, फिजिक्स 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यंग प्रतिस्थानता गुणांक SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यंग प्रतिस्थानता गुणांक SI मात्रक क्या होता है। डाइन पर सेमी, या न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो यंग प्रतिस्थानता गुणांक SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ये समान विमीय सूत्र नहीं है। तो आप देख सकते हैं, कार्य और ऊर्जा का समान विमीय सूत्र है, भार और बल का समान विमीय सूत्र है, आवेग और संवेग का समान विमीय सूत्र है, लेकिन ये बल और दाब का जो है समान विमीय सूत्र नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसको हम थोड़ा डिटेल से आपको समझाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए, हम ये बहुत सारा हम क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं, उसमें 90 जो है 1996 से लेकर 2090 तक ये क्वेश्चन ना तो कम से कम 10 बार से प्लस पूछा होगा ये पॉलिटेक्निक के टेस्ट में। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमको बता दूं कि खगोलीय इकाई जो होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी नापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है, और इस लेंस को खगोलीय लेंस कहते हैं। खगोलीय लेंस से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई में मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो हमको बता दूं कि तापमान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, चाल भी नहीं है, यह है वेक्टर मात्रा दाब। वेक्टर मात्रा दाब जो है एक वेक्टर मात्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी को लेकर लगातार मंथन किया जाता है, तब उसका ताप बढ़ जाता है। यह क्रिया में क्या होता है। ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कोई पानी को मंथन किया जाता है, तब उसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ये आपका C नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल, ये जो वाष्प इंजन है इसमें उबलते हुए जल का तापमान किन कारण से उच्च हो सकता है। ये जो वाष्प इंजन होता है इसमें जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। पहला है जल में विलयन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो आपको बता दें ये जो वाष्प इंजन होता है इसमें तापमान बढ़ने के कारण जो है ये बॉयलर ये उच्च दाब का होता है। तापमान इंजन वाष्प इंजन में बॉयलर उच्च दाब का होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि ये आजकल सर्द ऋतु शुरू हुई हो गया है, शीतकाल शुरू ही होने वाला है, तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। क्योंकि एक नंबर ऑप्शन है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है तो जल गर्म प्रतीत होता है, नहीं ये तो सही नहीं है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, कि पृथ्वी का जो तापमान है टेम्परेचर है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विमानों के आंतरिक भाग में, विमानों जो होता है विमानों के आंतरिक भाग में सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि विमान जो होता है उसके आंतरिक भाग में, अंदर के भाग में सफाई में किसका उपयोग होता है। तो हम तरंग माने ध्वनि का आपको बताना है कि परासौर्य तरंग का, या औक्जैलिक तरंग का, या अवसर्य तरंग का, या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम आपको बता दें कि ये विमानों का जो आंतरिक भाग होता है उसमें परासौर तरंग से सफाई की जाती है। परासौर तरंग जो मानव नहीं सुन सकता, मतलब कि 2 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की तरंग को परासौर तरंग कहते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। माने कि मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, माने कहाँ से कहाँ तक मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। 0 से 5 हर्ट्ज़ नहीं, 6 से 10 हर्ट्ज़ नहीं, इससे ज़्यादा तो इससे 10 हर्ट्ज़ तक हम ध्वनि नहीं सुनते, 11 से 15 हर्ट्ज़ भी नहीं सुन सकते। जब भी सुनेंगे 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा और 20 किलो जूल से कम, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज़ से कम। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक मानव ध्वनि सुन सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तरंग वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग दर लैम्डा हो तो संबंधित किया जाता है। तो इसका ये सूत्र है, आपको पता होना चाहिए कि v बराबर n लैम्डा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कर रहा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे कि यदि आजकल दिवाली आ रहा है तो दिवाली में यदि पटाखा द्वार पर बजे तब भी घर के अंदर सुनाई देता है, लेकिन यदि चंद्रमा पर पटाखे को कुछ दूर पर बजाया जाए तो वो सुनाई नहीं देता है। वो क्यों नहीं सुनाई देता है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण नहीं सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाता है, निर्वात में जब कुछ रहेगा नहीं, कम से कम हवा भी नहीं रहेगा तो वहाँ पर ध्वनि नहीं चल पाएगी, इसलिए थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, मतलब कि हवा की उपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
किसी अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध की किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक दर्पण है, ये अभिलंब है, इधर से प्रकाश आकर इधर जाती है, तो यहाँ से प्रकाश आकर यहाँ से मुड़ना क्या कहलाएगा, तो बहुत ही मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये विवर्तन कहलाता है। ये अवरोध के कोण से, ये हम समतल दर्पण में बताए हैं इसे परावर्तन कहते हैं, लेकिन अवरोध के कोण पर जो ये होता है इसे विवर्तन कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। ये कौन सा सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, या व्यक्तीकरण का सिद्धांत, या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के प्रवृत्ति का पुष्टि करता है, तो ये है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, तरंग और कण के समान नहीं। तो आपको बता दें प्रकाश के विकिरण की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है। ये सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश जब आती है, जब किसी भी माध्यम में यदि प्रकाश हो और वो चिकने पृष्ठ से आकर टकरा कर और वहाँ से लौट जाती है, मतलब सीधे माध्यम में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम अभी बताए हैं ना, ऐसे आती है प्रकाश, ऐसे परिवर्तित हो जाती है चिकने पिंड से होकर, तो ये प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आप कार में जा रहे हैं, ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। यदि आप कार में कहीं जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। आपके पास पहला नंबर ऑप्शन है कार की खिड़की बंद कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन है कार की खिड़की खोल देंगे, सी नंबर ऑप्शन है कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन है कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो कार के ऊपर तो कभी नहीं बैठेंगे भाई, और कार की खिड़की भी कभी नहीं खोलेंगे, ठीक है। अब ये रहा कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे। यदि भाई बिजली गिरने वाली है तो आप कार में रहें या कहीं भी, मतलब बिजली गिरेगी तो सीधे डायरेक्ट गिर जाएगी आपके ऊपर। लेकिन यदि आप कार की खिड़की बंद कर लेते हैं, कार की खिड़की, तो बिजली वहाँ से मुड़ भी सकती है, अलग दिशा में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि उसके जो जगह है जाने के लिए उसका वो बंद हो जाता है। वहाँ पर जब वायुमंडलीय दाब जब पड़ेगा तो बिजली वहाँ से कट जाएगी, इसीलिए वो कार की खिड़की को बंद कर लेने से बिजली गिरने की आशंका कम हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। यह नियम किसका है। पहला नंबर ओम का नियम, दूसरा नंबर है किरचॉफ का नियम, तीसरा नंबर है कूलॉम का नियम, और चौथा नंबर है फैराडे का नियम। तो आपको बता दें, यदि आप 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये नियम कूलॉम का नियम है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो ये उन बिंदुओं के बीच क्या मापा जाता है किए गए कार्य द्वारा क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, धारा मापा जाता है या विद्युत धारा का प्रबलता मापा जाता था। हम आपको बता दें कि किए गए कार्य के दो तारों के बीच नापा जाता है वो है विभवांतर। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो जो भी कार्य होगा दो विभवों के बीच उसे विभवांतर ही मापा जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्यों सुचालक होती है विद्युत की भाई? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या उनके परमाणु हल्के होते हैं या उनके गलनांक उच्च होते हैं या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें धातुएं विद्युत की सुचालक होती है वो इसलिए कि उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह होता है, मतलब कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह क्या होता है? फेरोमैग्नेट होता है या डाईमैग्नेट होता है या एंटी फेरोमैग्नेट होता है या उपयुक्त तीनों होता है। तो आपको बता दें कि अस्थायी चुंबक जो बना होता है वो फेरोमैग्नेट से बना होता है, मतलब कि नर्म लोहे से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो होती है वो किस दिशा में टिकती है? आपको पता होना चाहिए कि एक चुंबक है, चुंबक का दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है और दूसरा को साउथ कहते हैं। तो ये आप इतने ही से बस जान गए होंगे कि उत्तर पश्चिम तो कभी नहीं होगा, उत्तर दक्षिण ही होगा। नॉर्थ और साउथ पोल की ओर टिकी रहती है ये सुइयाँ। अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ये आपको हम बता दें कि चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम आपको बताए थे कि चुंबक में दो पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब कि चुंबकीय उत्तर एंड दक्षिण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? मतलब कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है जिसमें चुंबक मतलब मैग्नेटाइट नहीं होता है, जो चुंबक से नहीं चिपक पाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा लोहा चिपक जाता है, निकेल भी चिपक जाता है, कोबाल्ट भी चिपक जाता है, लेकिन ये पीतल जो है ये चुंबक से नहीं चिपकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु में कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आपको बता दें कि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है और देखिए अगला क्वेश्चन भी है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी प्रथाओं को बता दें कि हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर निर्धारित होता है, और परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर निर्धारित होता है। और सूर्य के कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसीलिए जो है हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक होता है, और परमाणु बम खतरनाक तो है ही लेकिन हाइड्रोजन बम से थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें विखंडन होता है, एक समय बाद वो जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, ये ख़त्म जल्दी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बना था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, मतलब किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? पहला आइंस्टीन, दूसरा न्यूटन, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा है फर्मी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाने वाले वैज्ञानिक थे फर्मी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी हम आपको बताए थे ये परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। ये रिपीट हो गया है थोड़ा 2 बार। ये नाभिकीय संलयन पर ये हाइड्रोजन बम काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन था 26। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 परमाणु बम का विकास किसने किया? मैंने परमाणु बम का किसने परमाणु बम बनाया? तो वार्नर वार वॉन या जे रॉबर्ट। ये क्या कह रहा है कि परमाणु बम जो है ये मतलब कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास हम आपको बता दें कि ये किए थे, ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहियम। ये जो वैज्ञानिक थे ओपेनहियम, जे रॉबर्ट ओपेनहियम, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलिए बताते क्वेश्चन नंबर 27 था या 28 में आइए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो आपको ऑप्शन है वॉन वॉन यही सही आंसर है। वॉन वॉन ने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? मतलब किसने हाइड्रोजन बम बनाया था? तो हाइड्रोजन बम का वार्नर वॉन ब्रम है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर है, दूसरा है एडवर्ड टेलर, चौथा है सैमुअल कोहेन। तो आपको बता दें कि ये हाइड्रोजन बम जो बनाए थे एडवर्ड टेलर बनाए थे। चलिए फिजिक्स में तो 29 ही क्वेश्चन अट पाया है। और मेरा अगला ये कह रहा है कि आप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच माई फुल वीडियो। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा वीडियो फिजिक्स का केवल देख लेते हैं और केमिस्ट्री का नहीं देखते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच माई फुल वीडियो और मेरे पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अब क्वेश्चन आ गया आपको केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। इसमें पूरा 30 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है भाप स्वतरण, चौथा है आंशिक स्वतरण, तीसरा है निर्वात सत्रवण और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो हमको बता दें कि एनिलीन है, इसके शुद्धिकरण के लिए भाप स्वतरण का मतलब कि ये इस विधि का प्रयोग किया जाता है, भाप स्वतरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक CH3OH का UPI पद्धति में नाम बताएं। तो इसका पहला है मेथनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, चौथा है मेथनल एल्कोहल और चौथा है हाइड्रोक्सी मेथेन। इसका जो UPI नाम होता है क्या चीज़ का? कार्बनिक रासायनिक CH3OH का UPI नाम है मेथनॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेथनॉल का अणु सूत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए CH3OH। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एथिलीन का UPI नाम क्या है? ये जो एथिलीन है एथिलीन का UPI का नाम क्या है? पहला है एथीन, दूसरा है एथाइन, तीसरा है प्रोपीन, चौथा है प्रोपाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा एथीन। एथिलीन का UPI नाम एथीन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एसिटिलीन का यूपीआई नाम क्या है? पहला एथीन, दूसरा एथाइन, तीसरा है प्रोपाइन, चौथा है ब्यूटाइन 2। तो आपको बता दें कि एसिटिलीन का यूपीआई नाम एथाइन होता है। एसिटिलीन का यूपीआई नाम एथाइन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि IUPAC का प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। मतलब कि IUPAC के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। एथेनॉल का अणु सूत्र है C2H5OH, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समानतः निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मतलब कि एक समय का अनुमान लगाया गया है कि सारे ईंधन एक बार ख़त्म हो जाएंगे, तो उस वक्त कौन सा ईंधन बचा रहेगा? तो ये हाइड्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है इथेनॉल। आपको बता दें इथेनॉल भी ख़त्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो जाएगा, मीथेन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये बहुत दिन तक टिकेगा। ठीक है, यह 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन 1 में है, 2 में है हाइड्रोजन, 3 में है ऑक्सीजन, 4 में है हीलियम। तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अम्लों का आवश्यकता तात्विक घटक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है वो है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही होता है। परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आपको ये समस्थानिकों की संख्या एकदम VVI है, याद रखने की आवश्यकता है कि हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। बहुत बच्चे इसे 4 करके चले जाते हैं, लेकिन ये 4 बिल्कुल ही गलत है, ये 3 होता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या।